हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र को कवर करेंगे, तो आइए हम इसकी बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, और इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम एक फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई आवेश है, इस पर आप कोई भी आवेश मान लो, सपोज करो धनावेश है, तो कोई भी आवेश होता है, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। सपोज करो कि उसका क्षेत्र ये है, ठीक है। अब इस क्षेत्र के बाहर हम सपोज कर लेते हैं एक अन्य आवेश प्लस क्यू, इसके अंदर एक अन्य आवेश प्लस क्यू और एक अन्य आवेश माइनस क्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आपके पास टोटल 3 आवेश हैं। ये आवेश आपका है और ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र है। और इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र के अंदर 2 अन्य आवेश हैं, एक पर धनावेश है, दूसरे पर ऋणावेश है, जबकि इसके बाहर एक अन्य आवेश है। तो हम ये देखते हैं कि इस वाले आवेश पर किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। आप समझिए, कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करता। हम ये देखते हैं कि जो इस वाले आवेश पर इसके द्वारा किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, अर्थात कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। जबकि इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर एक आपका ऋणावेश है, तो इस ऋणावेश पर आपका आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। और इस वाले आवेश पर जो कि धनावेश है, इस पे हम देखते हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब हमारी इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है? इस एक्टिविटी से यह साबित होता है कि यदि कोई आवेश है तो उस आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश है तो उस पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि उस प्रभाव क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है तो उस पर किसी प्रकार का वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। इससे ये क्लियर होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि आप इस एक्टिविटी में देख रहे हो कि इस आवेश के चारों ओर का जो ये क्षेत्र है, जो हमने डॉट के द्वारा दिखाया है, इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जिसकी परिभाषा सिंपल सी यही है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। या आप ऐसा कह सकते हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रदर्शन हम किस तरीके से करते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। सपोज करो कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन की, ठीक है। ये किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र का हम प्रदर्शन करते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है ग्राफी विधि, एक आपका क्या होता है? ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। और दूसरा आपका होता है, और ये वैद्युत बल रेखा हम इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक में ग्राफी विधि से
जो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है सदिश फलन के रूप में। सदिश फलन के रूप में, सदिश फलन के रूप में वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर ई से लिखते हैं। और तीसरा जो इसके प्रदर्शन का तरीका होता है अदिश फलन के रूप में। अदिश फलन के रूप में, अदिश फलन के रूप में जो होता है उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर, जिसको हम V से लिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन होता है उसको हम ग्राफी विधि कहते हैं, और ग्राफी विधि में हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। और इस बात को फैराडे ने सजेस्ट किया था। फैराडे ने इस बात को सजेस्ट किया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। दूसरा जो होता है सदिश फलन के रूप में, अगर हम सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करें तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो हम आगे की टॉपिक में डिस्कस करेंगे, एक अलग टॉपिक होगा आपका। और अदिश फलन के रूप में अगर आप बात करोगे वैद्युत क्षेत्र को तो वो हम विभवांतर के रूप, वैद्युत विभवांतर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका भी बात हम आगे करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक में सबसे पहले हम वैद्युत बल रेखाओं की ही बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक की बात हम आगे करेंगे। तो हम अगले टॉपिक में हम वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। अब हमने आपको क्या बताया, एक बार से फिर से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो तीन प्रकार का है। पहला है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा होता है। इस बात को फैराडे ने सजेस्ट किया था। दूसरा जो सदिश फलन के रूप में है, मतलब सदिश राशि के रूप में वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको वेक्टर ई से लिखते हैं। और अदिश फलन के रूप में अर्थात अदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है उसको हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इन दोनों की बात हम अगले टॉपिक में करेंगे। हम अब आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में फैराडे ने सजेस्ट किया था। फैराडे ने ये बताया कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं और ये वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी प्रदर्शित करती हैं। आइए हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या चीज़ है वैद्युत बल रेखाएं। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है आप समझिए। आप इस फिगर में आप देखिए, ये जो फिगर है ये वैद्युत बल रेखाएं ही हैं, ठीक है। इसमें एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कुछ वक्र टाइप की रेखाएं हैं जो इस तरफ से चल करके इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ढेर सारी अलग अलग रेखाएं हैं, ये पृथक्कृत है, ये अलग अलग रेखाएं हैं जो एक तरफ से निकल करके दूसरी तरफ प्रवेश कर रही हैं। इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनकी डिफिनीशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए आप इस चित्र को आप देखेंगे ना, ये कोई कोण बना रही हैं अर्थात ये निष्कोण है, और ना कोई सीधी रेखा है, ये एक वक्र टाइप का है अर्थात एक प्रकार का वक्र है, ठीक है। और जो कहाँ से चल रही है, जो धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। और धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त होने का मतलब यही है कि इस पर धनावेश गति कर रहा है, धनावेश यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इसमें तीन बातें उत्पन्न हुई। नंबर 1 निष्कोण, नंबर 2 वक्र
और नंबर 3 उस वक्र पर धनावेश गति करता है। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये बनती है कि वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर धनावेश चलता है। समझे आप? वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर धनावेश चलता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। वैद्युत क्षेत्र के अविरत प्रदर्शन करने का मतलब आप समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के अविरत प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से गुजरेंगी, जैसे वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे किसी अन्य आवेश को अगर आप लाओगे तो वो वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से गुजरेंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मौजूद होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, काल्पनिक वक्र कहने का मतलब केवल इतना है क्योंकि ये वक्र दिखाई नहीं देता है, इसकी सिर्फ कल्पना की जाती है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से यहाँ से वहाँ चलती होंगी, हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा में हम काल्पनिक शब्द का यूज करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा यही है, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अथवा वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर धनावेश चलता है। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण है। इनका जो फिगर है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये इनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हम इनके बारे में गहराई से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में हम समझते हैं। इसमें देखिए पहला गुण, ये देखिए, ये आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में दो चीज़ें हैं, एक धनावेश है और दूसरा आपका क्या है, ऋणावेश है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। तो हम देख रहे हैं कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। आप देखिए धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं किस तरफ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, और ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण यही है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहने का मतलब इसका जो उत्पत्ति का जो बिंदु है वो धनावेश है और जो समाप्ति का बिंदु है वो ऋणावेश है। ये वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है। ठीक है, अब हम वैद्युत बल रेखाओं के दूसरे गुण की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के हम दूसरे गुण की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के दूसरे गुण के लिए ये फिगर आप देखिए, ध्यान दीजिए। वैद्युत बल रेखाएं किसी प्रकार का बंद पॉस नहीं बनाती हैं। बंद पॉस का मतलब आप समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी प्रकार का बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब समझते हो, जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो ना कोई अंतिम बिंदु हो। कहने का मतलब एक गोला सर्किल नुमा हो, उसी में गोल गोल नाचता हो, उसका प्रारंभिक और अंत बिंदु का कोई पता ना हो। लेकिन आप इस फिगर में देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाओं में धनावेश इसका प्रारंभिक बिंदु है और ऋणावेश इसका अंत बिंदु है। इसका मतलब यह है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र अर्थात बंद पॉस नहीं बनाती हैं। तो इसमें जो आपका दूसरा गुण है यही है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। ये इसका दूसरा गुण था।
अब हम तीसरे गुण की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का जो तीसरा गुण है, वैद्युत बल रेखाओं के तीसरे गुण के लिए हम इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की देखो अलग अलग बिंदुओं पर मैंने स्पर्श रेखा खींचा है। वैद्युत बल रेखाओं के अलग अलग बिंदुओं पर मैंने स्पर्श रेखा खींचा है। अब हम वैद्युत बल रेखाओं के तीसरे गुण की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के तीसरे गुण के लिए आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो। इस फिगर को आप देखिए। इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। और वैद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा, फिर दूसरी स्पर्श रेखा, फिर तीसरी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये चीज़ क्या है जानते हो? इसमें जो तीसरा गुण ये है कि किसी वैद्युत बल रेखा की कोई वैद्युत बल रेखा है, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो उस बिंदु पर उसकी दिशा को बताती है। चूंकि इस पर धनावेश गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? धनावेश गति कर रहा है। आप सपोज करो कि धनावेश यहाँ पर पहुँचा है। अब धनावेश अगर यहाँ पर पहुँचा है तो यहाँ पर धनावेश की दिशा क्या है? तो आप इसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा है। अगर यहाँ पर आप धनावेश पहुँचा है, अब आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। तो इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा ये है। कहने का मतलब किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो तीसरा गुण था यही था, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं अगले गुण की। ये हमने 3 गुण को डिस्कस कर लिया। चौथा गुण आपका ये है। अब चौथे गुण के लिए आप इस फिगर को ऑब्जर्व करिए। इस फिगर में आप देख रहे हो कि 2 वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस फिगर में आप क्या देख रहे हो? 2 वैद्युत बल रेखाएं हैं। एक वैद्युत बल रेखा आपकी ये है और एक वैद्युत बल रेखाएं ये हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं। दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इस कंडीशन में मैंने देखा, क्या आपने देखा कि वैद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है केवल एक होती है। आप देखिए इसके पहले तीसरे गुण में वैद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है केवल एक होती है, लेकिन इस फिगर में जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है वहाँ पर वैद्युत बल रेखा की 2 दिशा हो गई। अब इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की 2 दिशा होगी कि नहीं? एक E1 एक E2। आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किस वैद्युत बल रेखा की दिशा कौन सी है। वहाँ पर 2 दिशाएं हो जा रही हैं जो कि असंभव है। तो इसका जो चौथा गुण यही है कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी परिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर जहाँ पर यह परिच्छेद करता है वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की 2 दिशा हों। एक बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की केवल एक ही दिशा होगी। ठीक है, यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इसका चौथा गुण था। अब हम 5वें गुण की बात करते हैं, वैद्युत बल रेखा का जो 5वां गुण है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के जो 5वां गुण है इसमें हमने 3 फिगर को दिखाया है। ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर। ठीक है, इन तीनों फिगर को आप ध्यान से देखिए। पहले फिगर में आप देखोगे कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चलकर के ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं और देखिए सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर क्या कर रही हैं? सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं। वो फैलने की प्रवृत्ति नहीं रख रही हैं, बल्कि अंदर की ओर सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इससे यह क्लियर होता है कि विपरीत आवेश अर्थात एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की अगर सिकुड़ने की, किसी भी चीज़ की अगर सिकुड़ने की प्रवृत्ति है तो वो केवल तब होता है जब इसमें आकर्षण बल होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जब ये धनावेश है कि ऋणावेश है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इसका मतलब ये है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
दूसरे फिगर में देखिए ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, इसमें वैद्युत बल रेखाएं देखिए लंबवत बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति रख रही हैं। उसी तरह ये भी देख लीजिए, इसमें ऋणावेश, ये भी ऋणावेश, इसमें भी वैद्युत बल रेखाएं फैलने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इसका मतलब जो समान आवेश होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर अब हम आगे के गुण बात करते हैं। ये 5 गुण हो गया, छठे गुण में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। छठे गुण के लिए आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। इस फिगर को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए ध्रुवों के समीप, जैसे ये धन ध्रुव है तो धन ध्रुवों के समीप वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास हैं, और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ भी वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास हैं। इसका मतलब यही है कि जो छठवां गुण है कि ध्रुवों के समीप वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं और ध्रुवों से दूर जाने पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। इसका कारण ये है, इसी कारण ध्रुवों के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और ध्रुवों से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। फिर से आप समझिए, ध्रुवों पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, और ध्रुवों से दूर जाने पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। इससे यह स्पष्ट, इसी कारण से ध्रुवों के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और ध्रुवों से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। इसका जो 7वां गुण है, ये है कि यदि समरूप बल रेखाएं हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समरूप है तो वो समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात समांतर और समरूप वैद्युत बल रेखाएं समांतर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका जो 8वां गुण है, यदि कोई आवेश Q है तो उस आवेश Q से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आठवें में है, यदि कोई आवेश Q0 है तो इस Q0, यदि कोई आवेश Q है तो इस आवेश Q से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो Q/ε0 होती है। तो किसी आवेश Q से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। तो ये था वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसको हम एक जो है जल्दी से इसका रिवीजन कर देते हैं। आप फिर से समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का विद्युत प्रदर्शन करती हैं, अथवा वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो जिस पर वैद्युत धनावेश गति करता है। फिर बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 आप फिगर में देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण है वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के समाप्ति और प्रारंभिक और समाप्ति दोनों बिंदु होते हैं। धनावेश पर ये प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, इसलिए बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसका जो तीसरा गुण है, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका जो चौथा गुण है, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं की दो दिशा हो जाती हैं, जो कि असंभव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। इसका जो पांचवा गुण है, आप देखिए, ये धनावेश ये ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इसका मतलब है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और जबकि धनावेश या ऋणावेश हैं, इसमें वैद्युत बल रेखाएं लंबवत की ओर फैलने की प्रवृत्ति रख रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगले गुण की बात करते हैं। अगले गुण में हम छठवें गुण की बात करते हैं। छठवें गुण में ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों के समीप पास होती हैं और ध्रुवों से दूर जाने पर वो दूर हो जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्रुवों के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और ध्रुवों से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। सातवें गुण की बात यह है कि समरूप तथा
समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। 8वें गुण की बात यह है कि यदि कोई का आवेश Q है तो उस आवेश Q से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। तो आज की क्लास में मैंने वैद्युत क्षेत्र को बताया, फिर वैद्युत क्षेत्र को किन किन रूपों में प्रदर्शन किया जाता है, उनमें से एक विधि ग्राफी विधि थी। उस ग्राफी विधि में वैद्युत बल रेखाएं थी, वैद्युत बल रेखाओं के बताया और वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।